इंटरनल ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सीए सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एमएस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में, जहां मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इनकम टैक्स एक्ट में मिलने वाली डिडक्शंस के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सभी को यही लगता होगा कि अगर हमने मेहनत करके कोई पैसा कमाया है तो सरकार, चाहे भले हम सैलरी से पैसा कमाते हो, बिजनेस करते हो या कैपिटल गेन अदर सोर्स, किसी भी मीडियम से अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हमें उस कमाए हुए पैसे पर टैक्स जरूर देना पड़ता है। बट दोस्तों, सरकार ने भी आपके लिए एक व्यवस्था बना रखी है जहां पे अगर आप कोई इनकम कमाते हैं तो उस इनकम ने आपके लिए कुछ डिडक्शंस अलाउ की गई हैं। मींस वो पैसा आप इनकम टैक्स में जमा ना करके उस पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या उस पैसे को कहीं और यूज करेंगे तो उसने पैसे की डिडक्शन इनकम टैक्स आपको अलाउ करेगा। तो दोस्तों, सुनने में आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि होता क्या है, आमतौर पे जहां पे इनकम टैक्स में आपको 2.5 लाख तक की छूट मिलती है और 87A का रिबेट अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देते। बट इसके बावजूद जो डिडक्शंस होती हैं वो हमारी ओवर एंड अबव दिस अलाउंस के ऊपर जाती हैं। तो मींस अगर आपके पास 87A 2.5 लाख का रिबेट दोनों ही है, उसके बाद आप डिडक्शंस करते हैं तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी सैलरी इनकम जो है वो 10 लाख से ऊपर की भी है, फिर भी आपको जीरो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो जो आज का पूरा हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें मैं आपको डिटेल में उन सारे तरीके के बारे में बताऊंगा जहां पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या उन तरीकों में आप पैसा खर्चा करते हैं तो उससे मिलने वाला जो खर्चा होगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उस अमाउंट को आप अपनी इनकम से लेस कर सकते हैं और मात्र आपको जो बची हुई इनकम है उसी पे टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं कि इनकम टैक्स में ऐसा प्रोविजन लाया क्यों गया, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद अ व्यू टू इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 में आया था। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका टैक्स लेना ही सरकार का उद्देश्य है। सरकार ये चाहती है कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कोई पैसा बचा के रखते हैं, उसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपका भी भला होगा, प्लस जितने पीरियड के लिए वो पैसा सरकारी जगहों पे या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टेड रहेगा जहां से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, तो उस पैसे से सरकार जो अपना प्रगति के कार्य है वो सारे काम कर सकती है। दो तरीके हो गए, या तो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स ले ले। सपोज अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स लिया गया और आप 30% स्लैब में आते हैं तो अगर आपकी 1 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स लिया जाएगा तो सरकार को मिलेगा मात्र 30,000 रुपए। बट वो 30,000 रुपए सरकार को मिलेगा तब जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने उस 1 लाख का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया कोई भी टैक्स ना देने के लिए, तो अभी तो सरकार को आपने वो पूरा 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया है, सरकार उसको अपने चाहते के अनुसार यूज कर सकती है। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो 30,000 की टैक्स सेविंग थी वो आपकी हो जाएगी। Among the taxpayers has provided various deductions from the taxable income under Chapter 6A deductions। ये हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता है, इसकी एक चैप्टर 6A की डिडक्शंस होती है, वहां पे आपको ये डिडक्शन दी जाती हैं। इसमें क्या होता है, एक मेजर हमारा सेक्शन है सेक्शन 80C, बीइंग द मोस्ट फेमस। देयर आर अदर डिडक्शंस व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर द टैक्सपेयर्स टू रिड्यूस देयर इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें मेजरली जो मैंने आपको बताया, चैप्टर 6 से 1961 का जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वहां पे रिडक्शंस आपको मिलती हैं। इसके तहत तमाम सेक्शंस होते हैं, जिसमें सेक्शन 80C, 80D, 80E, इस तरीके के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जहां पे आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं आपको एक बार डिटेल में बता दे रहा हूं इन सेक्शंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, 80C की जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये एक सेक्शन होता है 80C। यहाँ पे मेजरली बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। मींस अगर यहाँ पे आप कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई पैसा जो होगा वो आपने अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आप LIC करते हैं वो इसके अंदर आती है।
SIP जो आप डालते हैं म्यूचुअल फंड की, वो भी इसमें आती है। तो इस तरीके के जितने इन्वेस्टमेंट हॉरिजन की चीजें होती हैं, जो लॉन्ग टर्म में अपने फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी यहाँ पे रहती हैं। उसके बाद आता है हमारा 80 CCC इंश्योरेंस प्रीमियम। अब जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है उसमें भी क्या होता है कि इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं वो मैक्सिमम जो अपना सरप्लस है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाती हैं, या उनका जो पैसा होता है वो सरकार यूज करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप पैसा जगाते हैं इंश्योरेंस के लिए, मींस अपनी लाइफ इंश्योर करते हैं, और पेंशन की कुछ तमाम योजनाएं होती हैं वहां पे पैसा डालते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 80 CCD जो होती है ये हमारी पेंशन से रिलेट करती है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक पास हमारे आता है NPS जो हमारी नेशनल पेंशन स्कीम होती है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि जो पहले सरकारी एम्प्लॉयज होते थे उनको मिलती थी पेंशन, मींस जब तक उन्होंने काम किया तब तक उनको सैलरी मिल रही है, जिस दिन से वो अपनी जॉब से रिटायर होते हैं उसके बाद से उनको पेंशन मिलने लगती थी। बट ये पेंशन वाली स्कीम जो हमारी चल रही थी इसको बहुत ही दिनों पहले, मतलब अभी आपने देखा होगा रिसेंट में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन नहीं मिलती। तो दोस्तों उनको पेंशन नहीं मिलती है तो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके की जो पेंशन स्कीम्स होती है वहां पे अपना पैसा डालते हैं, क्योंकि जब वो रिटायर होंगे तो उस पेंशन स्कीम से जो मिलने वाला पैसा है वहां से वो अपना रिटायरमेंट सरप्लस निकाल के पेंशन पा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है 80 TTA। यहाँ पे क्या होता है, सेविंग अकाउंट में अगर आपने पैसा रखा हुआ है तो उसके ऊपर आपको मिलता है इंटरेस्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता था वो 4-4.5% हुआ करता था। आज की डेट में ये घट के 3-3.25% पे आ गया है। तो अगर आपको सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पे 80 TTA सेक्शन के तहत आपको छूट मिलती है अप टू ₹10,000 ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स अगर आपने साल भर में आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं सब में मिला के अगर आपने 30,000 रुपए रखे हुए हैं तो उसके ऊपर अगर आप डेट से कैलकुलेट करते हैं तो मात्र 3% इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अगर आपका 10,000 रुपए से ऊपर सालाना नहीं होता तो वहां तक का जो अमाउंट है वो आप सेक्शन 80 TTA के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे सेक्शन 80 GG की। तो ये जो हमारा 80 GG सेक्शन है ये बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड। मींस क्या होता है, सरकार देखिए चाहती है कि हमारे देश भारत में हर किसी के पास अपना एक रहने के लिए घर हो, इसीलिए जो भी ऐसे लाभार्थी हैं जिनके पास अभी तक घर नहीं है या अपना पक्का मकान नहीं है उनके लिए सरकार ने ये सेक्शन बनाया हुआ है। इसमें क्या है, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आप किराया देते हैं तो आप 80 GG के तहत हाउस रेंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे जब आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा तो उसमें मैं आपको अमाउंट भी बताऊंगा और किस तरीके से डिडक्शन क्लेम करती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा होता है सेक्शन 80E जो बात करता है इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन लोन की। अगर आपने अपनी हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो आप ब्याज देते हैं तो वो जो ब्याज का अमाउंट होता है वो भी आपको छूट मिलती है। सपोज अगर आपने 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया हुआ था और वो 8% के रेट पे था तो अभी जो आप 80,000 रुपए इंटरेस्ट उसका देंगे वो आप अपने इनकम में से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा होता है सेक्शन 80EE। दिस इज फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पूरी हमारी स्कीम चलती है यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया गया है होम बायर्स को। मींस सरकार चाहती है कि हमारे देश भारत में हर किसी के पास अपना मकान हो। अगर वो मकान आप अपने सोर्सेज से खरीदते हैं या लोन भी लेते हैं तो सपोज अगर आपने लोन लिया है तो लोन का जो अमाउंट होगा उसमें इंटरेस्ट की छूट आपको मिलेगी, आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट की भी छूट मिलेगी। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक नया सेक्शन आया था 80EE। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन होम लोन तो सेक्शन 24 जो हमारा होता है वहां पे भी आपको कोई छूट मिलती है, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। बट ये जो होता है इसके बियॉन्ड होता है, एक स्पेसिफिक डेट होती है, अगर उसके ड्यूरेशन में आपने लोन लिया हुआ है तो आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 80D। 80D क्या होता है, ये हमारा मेडिकल से रिलेट करता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस अपने लिए लिया है, अपने स्पाउस के लिए लिया है, अपने बच्चों के लिए लिया है तो वो जो प्रीमियम का पैसा आपने दिया है उसको आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करी। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दिस इज 80DD। 80DD क्या हो गया, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट डिपेंडेंट है, मींस कोई भी डिसेबल ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उसके ऊपर अगर आप कोई भी पैसा खर्च करते हैं उसके रख रखाव पे, उसकी दवाइयों पे, तो उसकी डिडक्शन आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा 80DB। दिस इज फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर। दोस्तों मेडिकल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, अगर आपके पास जिम्मेदारी है अपने माता पिता की या कोई भी ऐसे लोग जो ओवर द एज ऑफ 60 ईयर्स है या ओवर द एज ऑफ 80 ईयर्स है। यहाँ पे 2 क्लासेस होते हैं, एक तो हमारा रहता है अप टू द एज ऑफ 60, 60 के बाद आता है एक ब्रैकेट होता है 60 to 80 एंड नेक्स्ट इज 80 एंड अबव। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग ये होते हैं ये सुपर सीनियर हो गए, यहाँ पे सुपर सीनियर, सीनियर सिटीजन, इस तरीके से क्लैरिफिकेशन किया जाता है और डिडक्शन जो होती है आपको मिलती है।
नेक्स्ट इज सेक्शन 80U, ये बात करता है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी की, कि अगर आपके पास कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको बिना कोई प्रूफ दिए एक सर्टेन अमाउंट तक की डिडक्शन दी जाती है। वहां पे क्या कर सकते हैं आप, उस डिडक्शन का फायदा उठा के उसके अमाउंट को अपनी इनकम से लेस करके जो बचा हुआ अमाउंट है आपको मात्र उसी पे टैक्स देना पड़ेगा। और लास्ट में देखिए दोस्तों हमारे पास है सेक्शन 80G, दिस इज फॉर डोनेशन। यहाँ पे बात करते हैं डोनेशन की, अगर आप किसी भी सरकारी ट्रस्ट या नॉन सरकारी ट्रस्ट जिसके को हम लोग NGO बोलते हैं, अगर वहां पे भी आप डोनेट करते हैं तो आपको छूट मिलती है। बट कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे अगर आपने 1 लाख रुपए डोनेट किया तो वो पूरा अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा। बट इसी तरीके से कुछ ऐसी संस्था होती हैं जहां पे अगर आप 1 लाख रुपए डोनेट करते हैं तो आपको 1 लाख की नहीं बट मात्र 50,000 रुपए की ही डिडक्शन मिलती है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे पूरा ओवरव्यू बताया कि किस तरीके से डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे डिटेल में पर्टिकुलर हर डिडक्शन के बारे में, कि उसको आप क्लेम कैसे करते हैं, किन किन चीजों का इस्तेमाल करके आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे चैप्टर 80C में के अंदर जो आती है सेक्शन 80C की डिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, 80C इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेवरेट सेक्शन। देखिए जो 80C मोस्ट फेवरेट और पॉपुलर बोला गया है दोस्तों वो इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेडिकल का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो उसका इंश्योरेंस होता है उसका पैसा अपने पास से खर्च करना पड़ेगा, और जब ये पैसा आप खर्च करते हैं इसके बाद ही आपको डिडक्शन मिलती है। बट अगर आपको 80C की डिडक्शन लेनी है तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आप पैसा जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके किसी भी जगह पे, सपोज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, अगर आपने NSC करा रखी है, आपने SIP करा रखी है या आपने कोई म्यूचुअल फंड ले लिया, तो यहाँ पे इन चीजों का इस्तेमाल करके भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। Who can claim Section 80C deductions? Section 80C deductions can be claimed by individuals and HUF। अभी देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कौन क्लेम कर सकता है, तो क्या अगर मेरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर हमारे पास कोई LLP है या फिर हमारे पास कोई पार्टनरशिप फर्म है तो क्या हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आपको सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के केस में ही ये डिडक्शन दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसी डिडक्शन के बारे में और बात करेंगे। देखिए इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है ₹1.5 लाख एवरी ईयर। अभी क्या होता है, मींस 1.5 लाख रुपए आप हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी 80C की डिडक्शन को पूरा करने के लिए फ्रॉम द टैक्स पेयर्स टोटल इनकम। अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो सपोज अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए की है तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें से आप 1.5 लाख रुपए 80C का माइनस कर लेंगे और बाद में जो बचा हुआ 8.5 लाख रुपए है वही आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये जो टोटल अमाउंट है दैट इज लिमिटेड टू 1.5 लाख, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। नोट देखिए इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C CCC एंड 80CCD1 पुट टुगेदर इज ₹1.5 लाख। मीन्स मैक्सिमम इन तीनों ही केसेस में जो डिडक्शन आपको मिल सकती है वो मात्र 1.5 लाख रुपए की ही होगी। तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD। However, you may claim additional deduction of ₹50,000 allowed under section 80CCD1B। एक एडिशनल सेक्शन आया था वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मीन्स क्या होगा, 1.5 तो आपने ये वाला क्लेम कर लिया प्लस 0.5 को और क्लेम करके टोटल डिडक्शन जो होगी वो आप 2 लाख रुपए की क्लेम कर पाएंगे। तो 80CCD के बाद जो 1B का सेक्शन आया था वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इन्हीं सेक्शंस की जो मैंने आपको बताए थे। इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन मेरे पास 80C हो गया जो मैंने आपको बताया था, 80CCC हो गया, 80CCD1, 80CCE एंड 80CCD1B। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इन सेक्शंस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पैसा अपना कहाँ लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 80C। 80C में अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो इन्वेस्टमेंट्स मेड इन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, PPF, SPF, RPF payments made towards life insurance principal sum of a home loan, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग स्कीम एंड इस तरीके की जो तमाम सर्टिफिकेट स्कीम्स होती हैं सरकार की, अगर आप वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप 80C का फायदा उठा सकते हैं। और 80C में जो हमारी मैक्सिमम डिडक्शन है दैट इज लिमिटेड टू ₹1.5 लाख। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे 80CCC की। तो 80CCC जो होता है ये हमारा पेंशन फंड्स के लिए होता है। मींस किसी भी तरीके की अगर आपने पेंशन स्कीम में पैसा लगा रखा है और आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो छूट होती है वो आपको मिलेगी सेक्शन 80CCC में। ये भी अमाउंट 1.5 है। अभी आप देखेंगे तो ये जो लिमिटेशन मैंने आपको बताई थी वो सबको कंबाइन करके है। तो सपोज अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में पैसा लगा दिया तो दूसरा जो सेक्शन है उसको भी आपको ग्रुप में देखना पड़ेगा, सबको मिला के आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारा होता है 80CCD1।
दिस इज पेमेंट मेड टुवर्ड्स अटल पेंशन योजना और अदर स्कीम्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो अदर स्कीम्स होती है, इसमें अटल पेंशन योजना हो गई, इस तरीके की तमाम स्कीम्स होती हैं, इसमें अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो आप 80 CCD 1 के तहत पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्प्लॉयड 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस DA, और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में क्या होता है 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम। ये बात हो गई हमारी 80 CCD 1 की। आगे चलते हम लोग बात करेंगे 80 CCE। तो दोस्तों 80 CC क्या बोलता है? बोलता है टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड CCD 1। जैसे मैंने आपको बताया था, इन तीनों ही सेक्शंस का टोटल करके जो हमारी डिडक्शन है वो मैक्सिमम हमारी होनी चाहिए 1.5 लाख। इससे ऊपर की डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते। अब जो हमारा नया सेक्शन आया था 80 CCD 1B, वो बात क्या करता था? इन्वेस्टमेंट्स इन NPS। अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो यहाँ पे जो छूट होगी वो आपकी इस 1.5 लाख के ऊपर आप मैक्सिमम 50,000 रुपए और इन्वेस्ट करके 2 लाख रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हम लोग बात करेंगे 80 CCD 2। ये क्या होता है? सपोज अगर आप किसी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, आपने NPS में पैसा लगाया, तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो भी कुछ पैसा डालता है, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी छूट आपको मिलती है 80 CCD 2 में, जो बात करता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS आउटसाइड ₹1.5 लिमिट अंडर सेक्शन 80CCE। तो ये जो छूट आपको मिलती है, ये इसके ऊपर की जो अमाउंट है वो आप 80 CCD 2 के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिडक्शन आपको बिल्कुल जरूर ध्यान रखनी चाहिए। इनका फायदा उठा के आप अप टू मैक्सिमम ₹2 लाख तक का फायदा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लिस्ट में बताता हूं एक बार कि अभी जो अलग अलग तरीके की स्कीम्स चल रही हैं उसमें किस तरीके का फायदा होता है। तो अगर आपको 80C की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप एवरेज इंटरेस्ट रेट देखिएगा, रिस्क फैक्टर देखिएगा और टाइम ड्यूरेशन देख के आपको जो भी बेनिफिशियल लगे आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ELSS, दिस इज कॉल्ड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम के तहत पैसा लगाते हैं तो वो जो पैसा आपका होता है वो किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जाता है और वो पैसा डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके के किसी फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको एवरेज मिलेगा 12 से 15% तक का रिटर्न, और ये जो रिटर्न होता है इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मींस आप पैसा अपना 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे रिस्क फैक्टर हाई इसलिए लिखा गया है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये पैसा जो आपका होता है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो अगर मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड है तो वहां पे वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो गया, वहां से आप 1 रुपए भी विड्रॉ इस टाइम पीरियड के पहले नहीं कर सकते। प्लस वॉलेटिलिटी जो होती है वो मार्केट से डिपेंड होती है। सपोज अगर आपने ना पैसा लगा रखा था 10 साल या 15 साल पहले से, और जिस समय आपकी मैच्योरिटी होनी थी, जिस समय आपको पैसे की जरूरत थी, उस समय अगर मार्केट में कुछ ऐसा हो गया जैसे इस समय कोविड के टाइम्स में हुआ था, तो हो सकता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी देख के जो पैसा आपका है वो बढ़ने की जगह कम हो जाए। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अगली स्कीम जो आपकी होती है दैट इज NPS। जैसे मैंने आपको बताया था ये पेंशन स्कीम है, यहाँ पे आपको 8 से 10% का रिटर्न मिलेगा, बट ये जो होता है वो गारंटीड रहता है और ये 60 ईयर्स तक का एज ऑफ टाइम तक आप दे सकते हैं इसके बाद पैसा। नेक्स्ट जो आपका होता है यूलिप। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 8 से 10% का रिटर्न देता है, यहाँ पे रिस्क मीडियम रहता है और 5 साल के लिए आपका पैसा जो है वो लॉक इन हो जाता है। और लास्ट में आपका आता है टैक्स सेविंग FDR, जहाँ पे आपको 8.4% तक का रिटर्न मिल रहा है और यहाँ पे भी 5 साल का लॉक इन रहता है। और यहाँ पर रिस्क आपका सबसे लो है क्योंकि पैसा आपके पास बैंक में रहता है और बैंक के पास जो गारंटीड होती है दैट इज 5 लाख रुपीज पर ब्रांच। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, 80 इसी की डिडक्शन के बारे में और बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो PPF जैसे मैंने बताया था, PPF में इस समय 7.9 का एवरेज रेट चल रहा है। यहाँ पे 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, रिस्क बहुत ही लो होता है। सीनियर सिटीजन का सेविंग सर्टिफिकेट आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 8.6% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि 5 इयर्स का ही लॉक इन होता है, इसके बाद जो लॉक इन है वो फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल का, रिस्क बहुत ही लो रहता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको आप NSC के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों NSC जो है वो बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, हर कोई इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा लो रहता है, इस समय 7.9 के रेट से आपको मिलेगा। लॉक इन पीरियड जो है दैट इज ऑल्सो 5 इयर्स और रिस्क यहाँ पे भी लो है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब तक आपकी वो गर्ल चाइल्ड जो है वो 21 साल की नहीं हो सकती वहां तक आपको ये पैसा इन्वेस्ट रखना है। आपका पैसा लॉक इन रहता है, 8.5% का रिटर्न रहेगा और पार्शियल विड्रॉल अलाउड रहता है जब आपकी गर्ल चाइल्ड जो है वो 18 ईयर्स की हो जाती है। चलिए दोस्तों
आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे दूसरे सेक्शन के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था ATTTA, दैट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट। आप सभी की एक आदत होती है कि जो भी आपका पैसा पड़ा है, अगर आपने बैंक में रखा है तो बैंक यूजुअली क्या करते हैं, एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और वो सारा पैसा जो है वो आपका सेविंग में चला जाता है। उसके बाद आप जिस भी तरीके से उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं वो रूट होता रहता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ बोला गया है हु कैन क्लेम डिडक्शन अंडर चैप्टर ATTTA। तो सबसे पहले है, ये तो डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स या HUF ही क्लेम कर सकते हैं। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो होते हैं ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते ATTTA के अंदर, बट इनके लिए एक अलग से सेक्शन बना है, दैट इज ATTTB। तो वो डिडक्शन ATTTA में ना क्लेम करके ATTTB में करते हैं। अगर मैं मैक्सिमम डिडक्शन की बात करूं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप मात्र 10,000 रुपए की डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं, और ये जो 10,000 रुपए है ये इंटरेस्ट अमाउंट का है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया और आप उसकी डिडक्शन क्लेम करेंगे। आपने जो पैसा सेविंग में डाला है उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला है, ये डिडक्शन मात्र उस अमाउंट की मिलेगी आपको। Section ATTA does not include interest from fixed deposits, recurring deposits और interest income from corporate bonds। इस तरीके के जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उनकी जो डिडक्शन होती है वो आप ATTTA में नहीं ले सकते। ये डिडक्शन मात्र सेविंग अकाउंट से ही लिमिटेड है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हो, मैं आपको TTB के बारे में बताता हूं। जैसे मैंने आपको डिडक्शन में डिटेल में बताया था कि ATTB में क्या होता है, ये जो डिडक्शन होती है वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स क्लेम करते हैं। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स कैन नॉट क्लेम डिडक्शन ATTTA, बट ये जो डिडक्शन होते हैं वो अपना ATTB के तहत क्लेम करी जाती है। चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा TTB का अमाउंट। जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो हमारा ATTB सेक्शन होता है ये होता है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप ATTTA में डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे, बट वहां पे जो मिनिमम डिडक्शन थी वो आपकी लिमिटेड थी मात्र 10,000 रुपए पे। उसके ऊपर की डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। बट अगर आप ATTB का सहारा लेते हैं और अगर आप एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन बैंकिंग बिजनेस। वहां पे जो लिमिटेशन थी वो आपकी सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट पे थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेविंग प्लस FD प्लस बॉन्ड। तो अगर आपको ATTB के तहत डिडक्शन लेनी है तो आप इसमें से किसी भी सेक्शन के तहत डिडक्शन ले सकते हैं। एज अ रिजल्ट, द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर TDS डिडक्शन अंडर सेक्शन 94A फॉर सीनियर सिटीजन हैज बीन एनहांस्ड टू रुपीज 50,000। देयरफॉर इफ इंटरेस्ट इनकम इज बिलो 50,000, TDS विल नॉट बी डिडक्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि डिडक्शन जो होगी वो आपकी, अगर 50,000 रुपए से ऊपर का ब्याज आपको मिलता है और आप एक सीनियर सिटीजन है, तभी आपकी जो इनकम है उसके ऊपर TDS काटा जाएगा, अदरवाइज आपकी इनकम पे कोई भी TDS नहीं कटेगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे 80GG की। जो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि 80GG क्या होता है। अगर आप कोई मकान किराए पर लेते हैं और उस मकान में आप रहते हैं और आपके पास उस शहर में कोई दूसरा मकान नहीं है तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देखिए, Those who do not receive HRA in their salary structure but live in the rented accommodation, अगर किसी को HRA नहीं मिलता तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको HRA मिल रहा है तो आप भूले से भी इस डिडक्शन का फायदा मत उठाइएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो जो आपकी 80GD की डिडक्शन है ये डिसअलाउ हो जाएगी और आपको जो आपने डिडक्शन क्लेम करी थी उसके ऊपर देना पड़ेगा इनकम टैक्स। अच्छा, कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। तो टैक्स पेयर मस्ट बी एन इंडिविजुअल, जो आपका टैक्स पेयर है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। एंड सेकेंड इज टैक्स पेयर मस्ट बी लिविंग ऑन रेंटेड एंड पेइंग रेंट। टैक्स पेयर जो होता है वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहना चाहिए और उसको रेंटल इनकम देनी पड़ेगी। मींस आप बिना किराया दिए इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। आपको किराए की रसीदें बतानी है, आपको सारे प्रूफ इकट्ठा करने हैं और जो रेंटल पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आपको 80GG की डिडक्शन मिलती है। अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं। Taxpayer should not have self-occupied residential property in other place. Also, the taxpayer, their spouse, minor child, or their HUF should not own any house in rental accommodation in the place where they are currently residing. अभी दोस्तों देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर आपके बच्चों के पास, आपकी स्पाउस के पास या फिर आपके जो अदर प्लेस है उनके पास, किसी के पास भी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसी जगह पे जहां पे आपने डिडक्शन क्लेम करी है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इसका छूट नहीं मिलेगा और आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फाइल फॉर्म करना होता है 10BA। अगर आपने 10BA का ये फॉर्म फाइल नहीं किया तो ये डिडक्शन आपको छूट नहीं मिलेगी और आपकी जो इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे 80GG जो होता है सेक्शन, इसकी कंडीशंस के बारे में कि डिडक्शन आपको मिलती कैसे है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, रेंट पेड माइनस
10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सपोज अगर हमने 60,000 रुपए का रेंट पे किया हुआ है और हमारी जो एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ रही थी वो हमारी निकल के आ रही थी 5 लाख रुपए। तो इसका 10% जो हमारा हो जाता है, ये 10% हमारा होता है 50,000 रुपीज। तो अगर आपने 50,000 रुपए के यहाँ से माइनस किया तो आपके पास बचेंगे 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए का जो अमाउंट है ये आपका फर्स्ट अमाउंट हो गया। सेकंड इज 5,000 रुपीज पर मंथ एंड थर्ड हो जाता है 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का फॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करी जाती है। तो इन तरीकों से इसको आप कैलकुलेट करेंगे और जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको छूट के तहत मिलेगा। अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम को हम लोग निकालने का जो मैंने आपको बताया, एडजस्टेड को मतलब क्या है, आप ग्रॉस टोटल इनकम से अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस करेंगे, डिडक्शंस लेस करेंगे 80C से लेके यू की 80GG को छोड़ के बाकी सारी। उसके बाद इनकम हम एनालाइज इन फॉरेन कंपनीज आर टैक्स एट अ स्पेशल टैक्स रेट, सच इनकम अंडर सेक्शन 115A, 115AB एंड 115AC। तो इस तरीके की तमाम ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो आपको मिलती हैं। अगर आपने फॉर्म फाइल किया है तो आप इस डिडक्शन का फायदा उठा के अपनी जो बची हुई इनकम है उसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी डिडक्शन आती है जो कि हमारी होती है सेक्शन 80E की, जो बात करती है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन से। सरकार आपसे कहती है कि अगर आपने लोन लेके पढ़ाई करी हुई है और आपने उस अमाउंट के ऊपर जो लोन लिया है उस पर आप कुछ इंटरेस्ट देते हैं, तो जब भी आप कमाना शुरू करेंगे तो जो आपने इंटरेस्ट दिया है उसकी छूट आप क्लेम कर सकते हैं। किस सेक्शन के तहत? वो होती है हमारी सेक्शन 80E। तो दोस्तों 80E हमारा बोलता है एन इंडिविजुअल्स कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। द एजुकेशन लोन कैन बी टेकन फॉर द टैक्स पेयर्स, देयर स्पाउस, चिल्ड्रन और अ स्टूडेंट फ्रॉम हुम द टैक्स पेयर इज लीगल गार्डियन। अभी क्या होता है, कोई भी अगर लीगल गार्डियन है जिसने अमाउंट लिया हुआ है तो वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। 80E जो होता है वो हमारा क्या बोलता है, 80 भी बोलता है इस मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फॉर 8 years beginning in the year in which interest starts getting paid or till the interest is getting paid, whichever is earlier. There is no ceiling limit on the amount of interest that can be claimed. मीन्स इसके तहत आप कितना भी अमाउंट अगर आपने इंटरेस्ट का दिया हुआ है तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं है जो आपको बताए कि इससे ऊपर की डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करनी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप इस सेक्शन के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन कितनी भी क्लेम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे सेक्शन 80EE की। तो दोस्तों ये जो सेक्शन हमारा होता है 80EE, ये बात करता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर्स। अगर आपने अपना पहला मकान खरीदा है तो इस सेक्शन के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना मिलेगा, चलिए डिटेल में बात करते हैं। This is section 80EEA which provides taxpayers with an extra deduction for paying interest on home loan, whereas section 24 exempts interest on a home loan up to rupees 2 lakh. This section exempts home loan buyers who's taken out a home and pays interest on a loan in addition to rupees 1.5 lakh. अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा 80EE सेक्शन आया था ये क्या बोलता था कि आपको ना इंटरेस्ट जो आपने पे किया है आपके हाउसिंग लोन पे उसके ऊपर मिलेगी डिडक्शन। बट आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि आपको ये डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24 में, जो कि आप हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी क्लेम करते हैं। तो अगर आपको ये 80EE वाली डिडक्शन भी क्लेम करनी है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपने 2 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर रखी थी इसके बियॉन्ड आपको 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन और मिलेगी, और वो होता है हमारा सेक्शन 80EA। अगर हम लोग कंडीशंस की बात करें कि अगर आप 80EA के तहत डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले होता है इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। जिस डेट पे भी आपका ये लोन सैंक्शन हुआ है वहां पे आपके पास कोई भी घर या मकान नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द हाउस शुड बी लेस देन 45 lakhs। आप 45 लाख रुपए से कम का मकान खरीदेंगे, मीन जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी है वो इससे कम की होनी चाहिए। नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। 80EE के तहत आपको डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है। लोन शुड बी सैंक्शनड बाय और बिटवीन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2022। इसके बीच में अगर आपको लोन सैंक्शन हुआ है तभी आप इस सेक्शन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 80D के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कुछ मेडिकल पॉलिसीज ली हुई हैं और आप उसका प्रीमियम पे करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में भी इनकम टैक्स के तहत कुछ प्रोविजंस हैं जहां पे आपको मिलती हैं छूट। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे
सेल्फ और फैमिली की, मीन्स अगर आपने अपने लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है तो उसमें मैक्सिमम कितनी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है सेल्फ और फैमिली के लिए, जहां पे आप 25,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम करेंगे। आपने अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया तो यहाँ पे 5,000 रुपए, मीन्स मैक्सिमम जो हो गया वो आप 25,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेल्फ एंड फैमिली पेरेंट्स, अगर जिसमें से कोई भी 60 साल से ऊपर नहीं है तो 25,000 रुपए का डिडक्शन यहाँ पे कर दिया है, और 25,000 का डिडक्शन आपने पेरेंट्स के लिए ले लिया, और 5,000 रुपए का हेल्थ चेकअप, टोटल आपका हो गया 50,000। मीन्स 50,000 से ऊपर आपको यहाँ पे नहीं जाना। उसके बाद क्या होता है, अगर पेरेंट्स आपके 60 से अबव है और आप 60 के नीचे हैं तो यहाँ पे आप 25,000 रुपए लेंगे अपने लिए, 50,000 रुपए लेंगे पेरेंट्स के लिए, और 5,000 रुपए लेंगे मेडिकल चेकअप के लिए, और टोटल आपका हो जाएगा 75 का। उसके बाद अगर दोनों ही, आप और आपके पेरेंट्स दोनों ही 60 से अबव के हैं तो यहाँ पे 50 आपको मिलेगा, 50 पेरेंट्स को मिलेगा, और 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिलता है। तीनों मिला के आप 1 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा ओवरव्यू था जहां मैंने आपको डिटेल में बताया कि अगर आप चैप्टर 12A के तहत ये डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 80D के तहत आप ये डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि जो डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं उसका तरीका क्या होगा। यू एज एन इंडिविजुअल और अचीवर कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ ₹25,000 अंडर सेक्शन 80D फॉर इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तीनों में से किसी के लिए भी आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एंड एडिशनल डिडक्शन जो आपको बताई गई है वो 25,000 की मिलती है, जहां पे आपकी या आपके पेरेंट्स की एज जो है वो 60 साल से नीचे की है। अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो आप ये रिडक्शन 50,000 रुपए तक की क्लेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल बताया गया है, इसमें ये बोला गया है कि रोहन जो है उसकी एज 65 है, उनके पापा जो है वो 90 ईयर्स के हैं। तो यहाँ पे क्या है, रोहन की एज भी 60 से अबव है, तो 50,000 रुपए रोहन अपने लिए क्लेम करेगा। उनकी फादर की एज जो है दैट इज 90 ईयर्स, तो वो 50,000 रुपए अपने फादर की क्लेम करेगा, और दोनों को मिला के वो 1 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हम लोग बात करेंगे सेक्शन 80D की। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट है और जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट आप कराते हैं तो यहाँ पे इस केस में भी आपको डिडक्शन दी जाती है। सेक्शन 80D डिडक्शन इज अवेलेबल टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ऑन एन HUF। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव है जिसका रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप चलाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बोला गया है कि अगर वो नॉर्मल डिसेबिलिटी है या सीवियर डिसेबिलिटी है, तो क्या होता है, दो केसेस हम लोग मानते हैं। नॉर्मल डिसेबिलिटी जो होती है वहां पे अगर 40 से 79% तक की डिसेबिलिटी आती है तो इनको हम लोग नॉर्मल डिसेबिलिटी कहते हैं। अगर ये डिसेबिलिटी हमारी 80% या उससे ऊपर चली जाती है तो ये हमारी सीवियर डिसेबिलिटी की में केस में आ जाता है, और जो डिडक्शन होती है वो 75,000 रुपए की हमको मिलती है अगर कोई नॉर्मल डिसेबिलिटी वाला पर्सन है, और अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है तो हम 1,25,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन के तहत। चलिए दोस्तों आगे चलते हम लोग अब बात करेंगे इस तरीके की डिडक्शन आपको क्लेम करने के लिए प्रोसीजर क्या होता है। तो 80DDP deduction is available to resident individuals or HUF. You can get a deductions for any money you spend on the medical treatment for yourself or your dependents if you are a part of the HUF. तो HUF भी जो मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए डिडक्शन करता है उसके तहत ये डिडक्शंस पा सकता है, और छूट जो होंगी वहां पे उनको ये छूट दे दी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या हो गया, मैं आपको डिटेल में क्लासिफिकेशन बताऊं किस तरीके से आप ये मेडिकल एक्सपेंडिचर वाला पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दो कंडीशंस होती हैं कि जो मेडिकल कंडीशन यहाँ पे क्या है, एक तो एज का हो गया। एज अगर आपकी 60 ईयर्स है या 60 ईयर्स से अबव है, तो अगर आप 60 ईयर्स से नीचे के हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट पेड और ₹40,000 विच एवर इज लेस। तो सपोज अगर आपने क्या किया हुआ है, 15,000 आपने किया तो आपको 15,000 की छूट मिलेगी। अगर आपने 50,000 रुपए खर्च कर दिया है फिर भी ये 40,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन की छूट है वो 40,000 मिलेगी। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट है दैट इज लिमिटेड टू ₹40,000। अदरवाइज आपने जो अमाउंट डिडक्शन के लिए क्लेम करना चाहते हैं, जितना खर्चा किया वो क्लेम आपको मिल जाएगा। अगर 60 साल से अबव का कोई डिपेंडेंट तो यहाँ पे आपको 1 लाख तक की छूट दी जाती है। For reimbursement of claim, any reimbursement of medical expenditure by an insurance company or employee shall be reduced to the quantum of deductions for the taxpayers can claim this under this section. Also remember that you need to get in prescription from such medical treatment from the concerned specialist to claim deduction. दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये खर्चा ना आप बिना किए हुए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। अगर आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम करना है
तो आप उसके खर्चे के लिए ज़रूर से पेपर पहले से बना के रखिएगा, तभी डिडक्शन क्लेम करिए। अदरवाइज फ्यूचर में आपको बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ सकते हैं। अगर हम लोग इसकी डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। डिसेबिलिटी के ऊपर 75,000 मिलेगा और 125 मिलेगा। ये डिपेंड होता है कि किस तरीके की सीवियर डिसेबिलिटी आपके पास है। तो जैसी भी डिसेबिलिटी आपके पास होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे 80G की। दोस्तों 80G क्या होता है, यहाँ पे अगर आप कोई सोशल कॉजेस के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है छूट। अब 80G क्या हो गया, एक तरीके से डोनेशन होता है। आप अपने पैसे को बचा के या तो इन्वेस्ट करते हैं या उससे अपने लिए कोई इंश्योरेंस बाय करते हैं। बट यहाँ पे बोला गया है कि उस पैसे को अगर आप किसी को डोनेट कर देते हैं तो भी वो पैसा आपने ना डोनेट कर दिया तो आपकी इनकम में से लेस हो जाएगा और आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना। सुनिए ध्यान से, The various donations spent under Section 80G are eligible for deduction up to either 50,000, 50% और 100%। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, या तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है आपको पूरी डिडक्शन मिल जाती है, या मैंने आपको बताया था कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको 50% की ही डिडक्शन मिलती है। मीन्स अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उस 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बावजूद जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो लिमिटेड होगी और वो डिडक्शन जो आपकी है वो आपकी लिमिटेड रहती है अप टू 50%। अब विदाउट रेस्ट्रिक्शन की बात यह है कि रेस्ट्रिक्शन मतलब कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। और डिडक्शन अलाउ कैसे होती है, डोनेशन अबव ₹2,000 शुड बी मेड इन एनी मोड अदर देन कैश। अगर आप कोई भी 2,000 रुपए या उससे ऊपर की डिडक्शन करते हैं तो डिडक्शन शुड बी मेड इन एनी मोड अदर देन कैश। आप कैश के बियॉन्ड किसी भी मोड में डिडक्शन करेंगे तभी आपको ये मिलेगा, अदरवाइज कैश में जो डिडक्शन है वो 2,000 रुपए तक की ही मिलती है। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट चार्ट जहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो आपको 100% मिलती है बिना किसी लिमिट के। सबसे पहले होता है नेशनल डिफेंस। जो नेशनल डिफेंस फंड होता है प्राइम मिनिस्टर NERF बनता है उसमें डाल सकते हैं। नेशनल फाउंडेशन फंड, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को, जिला सहकारी समिति कंस्टिट्यूटेड, इनमें से कहीं भी आप अगर डोनेशन करते हैं तो आपको मिलता है 100% डिडक्शन। उसके बाद आता है फंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेंचुरल पर्संस फॉर सेरेब्रली प्लास्टी, मेंटल रिटार्डेशन, म्यूनिसिपल डिसेबिलिटीज। इस तरीके की कोई भी चीज ऐसी होती है जिनके अंदर अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको अप टू 100% ऑफ द अमाउंट यू डोनेटेड उसका पूरा डिडक्शन मिल जाता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में और मैं डिटेल में बताऊं तो उसमें होता है नेशनल स्पोर्ट फंड, नेशनल कल्चरल फंड। यहाँ पे क्या होता है, ये फंड्स कुछ ऐसे फंड हैं जो बनाए गए हैं आपको अगर इसमें डोनेट करते हैं तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको ये बोला गया है कि 2,000 रुपए से अगर ऊपर का आप डोनेशन करना चाहते हैं तो दिस डोनेशन शुड नॉट बी मेड इन कैश। नॉट बी इन कैश का मतलब है कि आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं बट आपका ये पेमेंट का जो मोड है वो कैश नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलता है, वहां पे पर्टिकुलरली उसका सेक्शन मेंशन होता है 80G का, और अगर आपने डोनेशन करी है तो विद पैन नंबर आप डोनेट करेंगे और उस अमाउंट की डिडक्शन आपको दे दी जाएगी। इसी तरीके की इसमें एग्जांपल्स हैं, नेशनल चिल्ड्रन फंड है, चिल्ड्रन चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, फंड विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इस तरीके के फंड्स बनाए जाते हैं, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड और द इंडियन नेवल बेनोवेल फंड एंड द एयरफोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड। इस तरीके के कुछ तमाम फंड है जिनमें आप पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो फंड्स आ रहे हैं ये सारे चीफ मिनिस्टर फंड ये पर्टिकुलर किसी स्टेट से होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ ऐसे रेस्पेक्टिव इवेंट्स होते हैं, सपोज अगर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र का बना हुआ था तो होता क्या है कि किसी समय कोई फंड बनाया गया, अगर आप कोविड के समय में कोई ऐसा फंड बनाया गया जिसमें हम लोग पैसा डाल रहे हैं और वहां से रिलीफ मिलता है, तो इस फंड के तहत अगर आपने कोई भी पैसा जमा कर रखा है किसी भी रिस्पेक्टिव ईयर में तो उसको सेक्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिया जाता है और आपको मिलती है अप टू 100% की डिडक्शन। अभी दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो इसी में देखिए प्राइम मिनिस्टर का अर्थक्वेक रिलीफ फंड एक आया था, स्वच्छ भारत कोष का था, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल एंड ड्रग, ये तमाम लिस्ट है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसमें अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिना किसी क्वांटम लिमिट के, मींस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आप 2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप 4 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट आपको बताई नहीं गई है, पर ध्यान ये रखना है कि 2,000 रुपए से अगर ऊपर की आप डोनेशन करना चाहते हैं तो वो आपको विदाउट कैश करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको जितना बताया यहाँ पे जो लिमिट थी वो 100% की थी, मींस अगर आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 4 लाख रुपए की पूरी छूट मिलती। बट अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे जो है डोनेशन वो 50% ही मिलती है। मींस अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए डोनेट किया तो आप इस 1 लाख रुपए की पूरी डिडक्शन ना क्लेम करके इंटू 50% मींस
सिर्फ 50,000 रुपए की डिडक्शन ही क्लेम कर पाएंगे। तो इस तरीके के जो फंड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, देखिए, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये कुछ तरीके के ऐसे फाउंडेशन के ट्रस्ट हैं जहां पे अगर आप डोनेट करेंगे तो आपने जो अमाउंट डोनेट किया उसका 50% ही अमाउंट जो है वो आपको डिडक्शन में मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, डोनेशन का एक तरीका होता है, डोनेशन टू द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 10% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो होगा तो 100%, बट आपकी जो जीटीआई है उसके टोटल अमाउंट का 10% से ज्यादा आप पैसा इसमें डोनेट नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन टू बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, इस तरीके की कोई भी सोसाइटी या ट्रस्ट बना हुआ है वहां पे इस तरह की डिडक्शन काम करेगी। डोनेशंस बाय द कंपनी टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और टू एनी अदर नोटिफाइड एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स और गेमिंग इन इंडिया, द स्पॉन्सर ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इन इंडिया। मींस इस तरीके का कोई भी डिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो 10% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की कैलकुलेशन में क्या होगा, जो टोटल आपकी एडजस्टेड जीटीआई बनेगी मैक्सिमम उसका 10% अमाउंट ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए क्या है, एनी अदर फंड और इंस्टीट्यूशन विद सेटिस्फाई कंडीशंस मेंशन इन द सेक्शन 80G सबसेक्शन 5। ये हमारा एक सेक्शन होता है, इसके तहत अगर आपको कोई भी डोनेशन करना है तो इसके अंदर जो कंडीशंस मेंशन है वो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी टू बी यूटिलाइज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। तो क्या होता है, यहाँ पे भी अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो जो रूल है वो सेम रहेगा कि जो डिडक्शन है वो तो आपको 100% मिलेगी, बट लिमिटेड रहेगी, मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई। चलिए दोस्तों आगे डिटेल में मैं आपको बताऊं तो एनी अदर इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग विद सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ हाउसिंग एकोमोडेशन। मीन्स क्या हो गया, कोई भी हाउसिंग एकोमोडेशन की है जो कि डेवलपमेंट और प्लानिंग पे बात करते हैं, यहाँ पे भी अगर आपने इन्वेस्ट किया तो सेम कंसिडरेशन आपके ऊपर लगेगी। फॉर रिपेयर एंड इनोवेशन ऑफ एनी नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च एंड अदर प्लेसेस। इस तरीके का किसी भी अगर आपने नोटिफाइड टेम्पल में पैसा लगाया है उसको रिपेयर मेंटेनेंस कराने के लिए, तो वहां पे भी सेम डिडक्शन आपकी को अप्लाई करती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे सेक्शन 80 जीजीबी की, जो बात करता है हमारा डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा डोनेट करते हैं, तो क्या वो जो डोनेशन होती है वो आपके किसी इनकम टैक्स पर्पस के लिए काम आती है? तो दोस्तों इसका आंसर यस है, बिल्कुल वो डोनेशन आपके लिए काम आती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने कोई भी पैसा डोनेट कर रखा है तो ये डिडक्शन इंडियन कंपनीज के लिए अमाउंट कंप्यूट जो भी पॉलिटिकल पार्टीज या भी इलेक्टोरल ट्रस्ट होते हैं उनको बनाया जाता है, अगर उसमें आपने पैसा डोनेट कर रखा है तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। बट एक ही कंडीशन होती है कि यहाँ पे भी आपको जो डोनेशन करना है वो होनी चाहिए किसी भी मीडियम में, बट आप कैश में डोनेट नहीं कर सकते। और अगर अब मैं बात करूं इस सेक्शन की, तो ये क्या करता है, डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर होना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो आप इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये किसी भी कंपनी, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन होली और पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप इस तरीके के कोई फंड में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए डिडक्शन ये नहीं बनी हुई है। तो इंडिविजुअल और एचएफ हैं तो जरूर इस सेक्शन का फायदा उठाएं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेट किया है तो इसका फायदा आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो कि होता है हमारा सेक्शन 80 RRB। ये बात करता है डिडक्शन ऑफ इनकम वाइड रॉयल्टी ऑफ अ पेटेंट। मींस अगर आपने कोई पेटेंट अप्लाई कर रखा है और उस पेटेंट से आपको कोई रॉयल्टी मिलती है तो वहां से आप किस तरीके की डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो 80 RRB डिडक्शन ऑफ एनी इनकम बाय द वे ऑफ रॉयल्टी फॉर पेटेंट रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 April 2003 under the Patents Act 1970 shall be available for up to rupees 3 lakh of the total income received whichever is less। मीन्स अगर आपने कोई ना पेटेंट अप्लाई कर रखा है और वहां से आपको रॉयल्टी आती है तो उस रॉयल्टी इनकम पे अगर आपको 3 लाख रुपए तक की रॉयल्टी मिलती है तो वो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। मीन्स उसके ऊपर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। द टैक्स पेयर्स मस्ट बी एन इंडिविजुअल पेटेंटी एंड द इंडियन रेसिडेंट। मीन्स ये जो पेटेंट होना चाहिए वो किसी इंडियन रेसिडेंट के नाम पे होना चाहिए और इंडिविजुअल के नाम पे होना चाहिए। मीन्स अगर हमने एज अ पर्सन कोई पेटेंट अप्लाई किया है और हम इंडिया में रहते हैं तो हम ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। द टैक्स पेयर्स मस्ट बी फर्निश्ड सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ड्यूली साइंड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। एक सर्टिफिकेट होता है कि आपने वो पेटेंट अप्लाई कब किया था, वहां से हम लोग ना टाइम असर्टेन कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट जो हमको इनकम वहां से मिलती है उसमें 3 लाख तक की इनकम के ऊपर हम डिडक्शन ये क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको डिटेल में सारी डिडक्शंस बताई हुई हैं, इसमें किस तरीके से आप क्लेम करते हैं, अमाउंट कैसे डालते हैं
और अमाउंट डालने के बाद प्रोसीजर क्या होता है वो डिडक्शन क्लेम करने का। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं अपने सेशन के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ, जहां पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डाउट्स हैं आपके मन में जरूर आते होंगे डिडक्शंस को लेके। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेते हैं और आपके डाउट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, कैन आई क्लेम अ डिडक्शन अंडर 80C एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न इन केस आई हैव नॉट सबमिटेड प्रूफ्स टू माय एम्प्लॉयर। अब दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के मन में आता होगा। देखिए क्या है, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जब आपसे साल भर बोला जाता है कि ना आप इन्वेस्टमेंट के प्रूफ जमा करिए, अगर आपने बोला है कि मैं LIC की पॉलिसी लूंगा, मैं टैक्स सेवर FD बोलूंगा, तो इनकम टैक्स का जो एम्प्लॉयर आपका होगा वो बोलेगा कि भैया इनकम टैक्स के लिए प्रूफ सबमिट करो। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपने एम्प्लॉयर को प्रूफ सबमिट नहीं किया तो क्या आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है यस, आप डिडक्शन क्लेम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां बोला गया यू नीड टू गिव द एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू योर एम्प्लॉयर बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दिस हेल्प्स यू टू एम्प्लॉयर टू कैलकुलेट योर टैक्सेबल इनकम एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑन योर सैलरी। अब ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया था क्योंकि आपसे बोला जाता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्रूफ ना अपने एम्प्लॉयर को दीजिए, उसी के बेसिस पे वो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा और आपका TDS काटेगा। अगर आप उसको प्रूफ नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर आपने प्रूफ नहीं दिया तो वो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स काट लेगा। बट अगर आपके पास प्रूफ है तो आप रिटर्न भरते समय उन प्रूफ्स को लगा के उस अमाउंट को डाल के जो ज्यादा कटा हुआ टैक्स है उसको रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे यही बताया, बट मेरी आप सभी को यही एडवाइस है कि ये जो पैसा है इसको आप कटने मत दें और स्टार्टिंग में ही जो प्रूफ के क्लेम होते हैं उनको लगा दें। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 31 मार्च का, वहां तक आप सारे प्रूफ लगा के अपने TDS को कटने से बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई हैव मेड एंड अवेल्ड अ होम लोन फ्रॉम माय एम्प्लॉयर फॉर द परस्यूइंग हायर एजुकेशन, कैन आई क्लेम माय इंटरेस्ट पेड ऑन सच लोन एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। इन्होंने कोई लोन ले रखा है जो एजुकेशन के लिए बोलते हैं और ये चाहते हैं कि इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको हम लोग डिडक्शन क्लेम करें सेक्शन 80E के तहत। तो देखिए क्या बोला गया, यू कैन गेट ओनली एन डिडक्शन ऑन द 80 ऑफ इंटरेस्ट पेड फॉर योर एजुकेशन लोन अंडर 80E। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं हम मात्र सिर्फ उसी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बाकी कोई भी डिडक्शन आप नहीं क्लेम करेंगे। इफ यू बोरोड द मनी फ्रॉम द बैंक another financial institution to a higher education, if you took it from your employer, you won't be able to claim deduction under 80E। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया था कि 80E का डिडक्शन आपको क्लेम अगर करना है तो आपको एजुकेशन लोन लेना है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन ले रखा है तो ऐसे केसेस में आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच अ क्लेम ऑफ सेक्शन 80E के तहत जो क्लेम करा जाता है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैंने आपको बताया था कि लोन के अंदर कोई भी मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। जो भी जितना भी आपने एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पे किया सारे ही अमाउंट का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की, जो बोलता है कैन अ कंपनी और अ फर्म टेक बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C। अब दोस्तों ये तो वही सवाल हो गया कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 80C के तहत आपको अगर डिडक्शन लेनी है तो आपको क्या होना पड़ेगा, इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल और HUF के बियॉन्ड अगर आप कोई भी चीज ऑपरेट और रन करते हैं तो आप इसका बेनिफिट का फायदा नहीं उठा सकते। तो अगर आप 80C का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको होना पड़ेगा या फिर इंडिविजुअल या फिर एक HUF। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, इन विच ईयर कैन आई क्लेम अ डिडक्शन ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी पेड फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के समय कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करी है तो उसका डिडक्शन आप चैप्टर 80C के तहत क्लेम करते हैं और जिस भी साल में आपने ये स्टैम्प ड्यूटी पे करी आप उसी साल में इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो बोलेगा कैन अ कंपनी क्लेम अ डिडक्शन फॉर एडिशनल डोनेशंस मेड अंडर सेक्शन 80G। अगर कंपनी कोई डोनेट करती है तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? तो दोस्तों क्या होता है, एनी टैक्स पेयर मेकिंग डोनेशन टुवर्ड इंस्टीट्यूशन फंड्स विल बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80G। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 80G के तहत डोनेशन करना है तो ये मैटर नहीं करता कि आपका बिजनेस फॉर्म किस तरीके का है, किसी भी फॉर्म में अगर आपको इनकम होती है तो आप 80G में इन्वेस्ट करके उसमें डोनेट करके डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। मैं आशा करता हूं मैंने आपको जितनी भी डिडक्शंस बताई, जितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताए, जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करके अपनी इनकम के ऊपर भारी छूट पा सकते हैं और इनकम टैक्स में भारी छूट पाने के बाद जो डिडक्शंस हैं उनका फायदा उठाइए और जो बची हुई इनकम है उसी के ऊपर टैक्स देना है। तो बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि ज्यादा इनकम आप होने के बावजूद वो टैक्स नहीं देते और इन सारे डिडक्शंस का आपको पता नहीं होता है, इसलिए आपको देना पड़ता है एक मोटा टैक्स। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी के सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है तो मैं मिलूंगा आपसे जूम सेशन में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ जूम सेशन में और सॉल्व करते हैं आपके सारे डाउट। थैंक यू।
बिजनेस पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर दिन कुछ यूनिक और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज बताए जाते हैं, जिनसे आप न सिर्फ एक सफल व्यापारी बन सकते हैं पर साथ ही देश की प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं पेपर अलाइड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। आज के सेगमेंट का पहला बिजनेस आइडिया है पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग। पेपर कप्स फूड ग्रेड पेपर से बनाए गए हाइजीनिक कप्स होते हैं, जिन्हें हम लिक्विड सॉल्यूशंस होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन कप्स में लीकेज नहीं होती है, इसलिए मार्केट में इनकी काफ़ी डिमांड रहती है। ये कप्स नॉन टॉक्सिक नेचर के होते हैं। इनके शेप्स और सरफेस को कलरफुल और अट्रैक्टिव लुक में डिज़ाइन किया जाता है, जिससे ये सभी को पसंद आते हैं। पेपर कप्स काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं और इनका मार्केट पोटेंशियल काफ़ी हाई रहता है। इस बिज़नेस को शुरू करके आप 15 से 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पेपर कप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर हर दिन 25,000 से 30,000 कप्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसके लिए आपको 4 से 5 किलोवाट पावर कनेक्शन, 4 से 5 मैन पावर, 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया और 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज के सेगमेंट का दूसरा बिजनेस आइडिया है टॉयलेट पेपर रोल। टॉयलेट पेपर रोल्स को घर, हॉस्पिटल, होटल्स जैसी सभी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे हर एज के लोग यूज कर सकते हैं। ये टिश्यू पेपर मार्केट में रोल्स बनाकर उपलब्ध किए जाते हैं। इन पेपर्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 प्लाई या वेरियस प्लाई थिकनेस में बनाया जाता है। ये पेपर सेवरेज सिस्टम को क्लॉग नहीं करते। अट्रैक्टिव लुक देने के लिए टॉयलेट पेपर रोल्स को डिफरेंट डिजाइन्स में बनाया जाता है। ये सॉफ्ट, हाइजीनिक और स्किन फ्रेंडली टिश्यू पेपर्स होते हैं। इनका इतना यूज होता है कि मार्केट में इनकी परमानेंट डिमांड रहती है। टॉयलेट पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करके आप एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। इसके साथ ही 10 से 15% लाभ भी कमा सकते हैं। इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पे शुरू करने के लिए आपको 10 से 12 लाख रुपए, 3 से 4 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 4 से 5 मैन पावर और 500 से 800 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इस सेगमेंट का तीसरा बिजनेस आइडिया है नोटबुक मेकिंग। नोटबुक्स को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम सब बचपन से ड्राइंग, राइटिंग और अन्य कई चीज़ों के लिए नोटबुक्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आमतौर पर इन्हें वाइट या कलर्ड पेपर से बनाया जाता है और कार्डबोर्ड या हार्डबोर्ड से कवर किया जाता है। मार्केट में नोटबुक्स डिफरेंट टाइप, साइज और क्वालिटी ऑफ पेजेस में अवेलेबल है। किसी भी तरह के डैमेज से बचने के लिए नोटबुक्स को अच्छी तरह से कवर और पिन किया जाता है। इन्हें स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस, कॉर्पोरेट्स और लीगल फर्म्स आदि जगहों में यूज किया जाता है। इसलिए नोटबुक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मार्केट पोटेंशियल काफी हाई रहता है। आप इस बिजनेस को शुरू करके 20 से 25% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नोटबुक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 800 से 1200 नोटबुक्स हर दिन बनाने के लिए आपको 55 से 60 मैन पावर, 4500 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया, 70 से 80 किलोवाट पावर कनेक्शन और लगभग 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। आज के सेगमेंट का लास्ट बिजनेस आइडिया कॉरुगेटेड बॉक्स है। बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं। इस सेक्टर में हो रहे ग्रोथ को देखते हुए जरूरी है कि फिनिश गुड्स की हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से हो। फिनिश गुड्स की प्रॉपर पैकेजिंग के लिए कॉरुगेटेड बॉक्स यूज किए जाते हैं। वर्तमान समय में कॉरुगेटेड बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करके आप एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं और लगभग 20 से 25% ग्रॉस प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ आप हर दिन 5000 से 50,000 पीसेस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 5000 स्क्वायर फीट एरिया, 65 किलोवाट पावर कनेक्शन, 30 से 35 लाख इन्वेस्टमेंट और 10 से 15 मैन पावर की जरूरत होगी। वहीं अगर आप इस बिजनेस को ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ शुरू करते हैं तो हर दिन 50,000 से 1 लाख पीसेस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 60 से 70 लाख इन्वेस्टमेंट, 65 किलोवाट पावर कनेक्शन और 10 से 15 मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो ये थे आज के बिजनेस आइडिया। आशा है कि ये सेगमेंट आपके लिए
फायदेमंद साबित हुआ हो। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पे मिल जाएगा। धन्यवाद।